ये बात पूछी थी आप लोगों ने कि राहुल गांधी के ब्रांड का, नाउ द रिवाइवल ऑफ राहुल गांधी ब्रांड, तो मतलब मीडिया तो वो 2020 मैच की तरह आप लोग 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। किसी को जब एक रिजल्ट आया आपने रिवाइव कर दिया, एक रिजल्ट खराब हुआ फिर उसको आपने डाउन कर दिया। जो मैंने बात उस समय कही थी उसी को रिपीट कर देता हूं कि लोकसभा के नतीजों के बाद जो राहुल गांधी की पोजीशनिंग है कांग्रेस के सर्वमान्य लीडर के तौर पे, ऐसे लीडर के तौर पे जो कांग्रेसी ऐसा समझते हैं जो कांग्रेस की रिवाइवल का ध्वजवाहक हो सकता है, उसको लीड कर सकता है, वो बात सेटल्ड है। अब उसको कोई चुनौती नहीं है, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। कोई कांग्रेस का वर्कर लीडर ये नहीं कहेगा कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को रिवाइव कर सकते हैं कि उन्हें कोई दूसरा लीडर खोजना चाहिए, तो उस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस समय भी ये बात कही गई थी कि लोगों के नजरिए में राहुल गांधी देश के नेता हो जाएं, सबसे लोकप्रिय नेता हो जाएं, वो अभी जर्नी बाकी है। और उस समय मैंने एक आंकड़ा भी आपको दिया था कि इंदिरा जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस हारी थी, सबसे बड़ी कांग्रेस की हार हुई थी, तब कांग्रेस को 175 सीट मिले थे लोकसभा में, और राहुल जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस सो कॉल्ड जीत कर आई है तो उनको 99 सीट मिला है। तो ये फर्क दिखाता है, इंदिरा जी देश की लीडर थी, राहुल जी अभी कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के सर्वमान्य लीडर हैं, तो उस स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। कांग्रेसी आज भी यही मानेंगे कि राहुल गांधी ही वो लीडर हैं जो कि कांग्रेस को रिवाइव कर सकते हैं, भाजपा मोदी जी को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जहां तक देश की जनता का सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी हैज ए लॉन्ग वे टू गो बिफोर ही इज एक्सेप्टेड एज ए लीडर, की लीडर हु कैन चैलेंज बीजेपी एंड मोदी। भाई मैं खुश नसीब हूं कि मैं रणनीति उनके लिए नहीं बना रहा हूं, और द मोर आई लुक बैक कि मैंने जो डिसीजन लिया 3 साल पहले कि उन लोगों के साथ नहीं जाना है, मोर और लेस आई हैव बीन प्रूवन राइट इन माय ओन डिसीजन। तो अभी मतलब ये ठीक आकलन है आपका कि ये जो साल है 2025 का जो साल है, इसमें 25 और 26 ये 2 ऐसे साल हैं जब कांग्रेस अगर चाहे तो वो बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले ले सकती हैं, ग्राउंड पे आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि इस साल दिल्ली भी उनके लिए कोई महत्वपूर्ण चुनाव नहीं था, बिहार में भी कांग्रेस कोई बड़ी प्लेयर नहीं है, और अगले साल भी असम को अगर छोड़ दें तो कोई ऐसा स्टेट इलेक्शन नहीं है जिसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका हो। तो एक नजरिया ये जरूर लोगों का है कि अगर कांग्रेस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के प्रेशर से अलग हटकर आमूलचूल कुछ परिवर्तन लाना चाहती है तो 2025-26 उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। ये हर 5 साल का जो टेनियर होता है उसमें ये दूसरा और तीसरा साल होता है, जबकि कांग्रेस के पास ये अवसर होता है। लेकिन उस पर वो कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो उनके नेतृत्व का निर्णय है, वो लोग क्या करते हैं ये उनको हमारे आपके सलाह की जरूरत तो है नहीं, उनको खुद ही पता है, वो लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं राजनीति को। देखिए, पहली बात तो बाई इलेक्शन को लेकर मेरी आपकी कोई बात नहीं हुई है। मैंने आपको इलेक्शन के लिए 2025 के लिए कहा था कि आपको चौंकाने वाले नतीजे बिहार से दिखेंगे, और उस बात पर मैं कायम हूं। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने लोक उपचुनाव के लिए जरूर बात कही थी, और ये आपका कहना ठीक है कि उन 4 उपचुनावों में जनसुराज को एज ए पार्टी 10% ही वोट आया। हम लोग को जिस तरह की सफलता लोगों की समझ थी या हम लोग की समझ थी उतनी नहीं मिली, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हैविंग सेड सो, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं और 1 MLC का चुनाव हुआ है। उन 5 में 4 जगह एनडीए हारा है, इनकम्बेंट हारा है। तो बिहार में बदलाव की बिल्कुल जो बात हम लोग कह रहे हैं कि 2/3 से ज्यादा लोग इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, चाहे वो आरजेडी का वोटर हो या वो एनडीए का वोटर हो, भाजपा नीतीश का वोटर हो, वो बदलाव तो चाहता ही है। जो 4 सीट जहां पर उपचुनाव हुए वो चारों इनकम्बेंट एमएलए थे जो एमपी बन गए, इस वजह से वहां उपचुनाव हुआ। और उन 4 में 3 जगह इनकम्बेंट एमएलए या उनका दल चुनाव हार गया। एमएलसी भी जो इनकम्बेंट जदयू के एमएलसी थे जो एमपी बनने की वजह से जहां उपचुनाव हुआ वो भी चुनाव हार गए। तो बदलाव तो निश्चित है, इस बात को आप लिख लीजिए। और बीजेपी का जो आप ये बता रहे हैं कि हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, तो बीजेपी बिहार में इतनी बड़ी प्लेयर है नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, बीजेपी बिहार में दूसरे तीसरे नंबर का दल है। उनको
19.6% वोट आया है। और आप ये बता रहे हैं कि जैसे बीजेपी ही बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगी, ये बात नहीं है। निश्चित तौर पर अगर आपको पीछे हरियाणा में, महाराष्ट्र में सफलता मिली है तो उससे उनके वर्कर्स का, नेताओं का मोराल बढ़ सकता है। लेकिन यही बगल हरियाणा, झारखंड में बुरी तरह भाजपा हारी भी है। तो बिहार दिल्ली नहीं है, बिहार हरियाणा नहीं है। बिहार की राजनीति अलग है, यहाँ के विषय अलग हैं, यहाँ के मुद्दे अलग हैं और भाजपा की ताकत यहाँ अलग है। एक बार मतलब पूरे जीवन में भाजपा वाले एक ही बार 150 सीट पर चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर 243 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा 150 सीट पर एक बार लड़ी है, बाकी वो 100 या 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तो बिहार में भाजपा की ताकत इतनी नहीं है कि वो अपने दम पर बिहार की राजनीति की दिशा तय कर दें। लेकिन आपको चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो आपको दिखेगा, बिहार से आपको अप्रत्याशित रिजल्ट दिखेंगे। इस बात पर बिल्कुल मैं कायम हूं।